मास्टर द गेम। धन का खेल केवल संख्याओं का नहीं है, यह सोच का, दृष्टिकोण का और आत्मविश्वास का खेल है। यह पुस्तक उस यात्रा की शुरुआत है जहां पाठक केवल वित्तीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता, बल्कि उसे महसूस करता है, उसे जीता है। यह कोई तकनीकी मार्गदर्शिका नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है और उसे उस दिशा में ले जाता है जहां धन केवल साधन नहीं, एक सहयोगी बन जाता है। इस ग्रंथ में लेखक टोनी रॉबिन्स पाठक को 7 चरणों में उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां वह अपने धन को समझता है, उसे नियंत्रित करता है और अंततः उसे अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में लगाता है। हर चरण एक अनुभव है, भीतर की शक्ति को जगाने से लेकर निवेश की रणनीति तक, और अंत में उस बिंदु तक जहां धन का उपयोग केवल संग्रह नहीं, सेवा बन जाता है। यह प्रस्तावना पाठक को यह स्मरण कराती है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई दूर का सपना नहीं है, वह एक निर्णय है। वह निर्णय जो आज लिया जाए तो कल एक नया जीवन संभव है। यह पुस्तक उस निर्णय को स्पष्ट करती है, उसे दिशा देती है और उसे क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है। यह ग्रंथ उन लोगों के लिए है जो केवल धन नहीं चाहते, बल्कि उसके साथ सम्मान, स्वतंत्रता और उद्देश्य भी चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को केवल जीना नहीं, उसे रचना चाहते हैं। और यह उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, उस शक्ति को जो कहती है, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता हूं। अब जब तुमने इस द्वार को खोला है, तो चलो उस यात्रा की ओर बढ़ें जहां हर अध्याय एक दीपक है और हर चरण एक दिशा। यह केवल धन की नहीं, जीवन की यात्रा है। अध्याय 1। इस अध्याय में लेखक ने पाठक को उस वास्तविकता से परिचित कराया है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं, वित्तीय व्यवस्था का छिपा हुआ स्वरूप। यह अध्याय एक आह्वान है, एक चेतावनी भी और एक निमंत्रण भी कि यदि तुम धन के खेल में भाग लेना चाहते हो तो पहले उसके नियमों को समझो। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग धन के खेल में केवल उपभोक्ता होते हैं, वे खिलाड़ी नहीं बन पाते। वे अपने जीवन भर मेहनत करते हैं, परंतु वित्तीय स्वतंत्रता उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वे उस व्यवस्था को नहीं समझते जो उनके चारों ओर काम कर रही होती है। लेखक बताते हैं कि वित्तीय प्रणाली में कई ऐसे तत्व हैं जो आम व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, जैसे शुल्क, जटिल योजनाएं और सलाहकारों की भाषा। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि यदि तुम अपने धन को नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और वह नियंत्रण हमेशा तुम्हारे हित में नहीं होगा। लेखक यह भी दर्शाते हैं कि वित्तीय संस्थाएं, चाहे वे बैंक हों या निवेश कंपनियां, अपने लाभ के लिए कार्य करती हैं। वे तुम्हें सलाह देती हैं, परंतु उस सलाह के पीछे उनका अपना लाभ छिपा होता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि धन का खेल केवल अमीरों के लिए नहीं है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, इस खेल का हिस्सा बन सकता है, यदि वह जागरूक हो, शिक्षित हो और साहसी हो। यह अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि वह अपने वित्तीय जीवन को गंभीरता से देखे, उसे समझे और उसमें सक्रिय भूमिका निभाए।
लेखक यह भी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन अर्जन से नहीं आती, बल्कि धन के प्रति सही दृष्टिकोण से आती है। यदि तुम केवल कमाने में लगे रहोगे, परंतु खर्च, बचत और निवेश को नहीं समझोगे, तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। यह अध्याय एक मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जहां व्यक्ति धन को केवल साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति के रूप में देखे, जिसे वह नियंत्रित कर सकता है। अंत में यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि धन का खेल कोई रहस्य नहीं है, परंतु उसे समझने के लिए साहस चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और एक स्पष्ट दृष्टि चाहिए। लेखक पाठक को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि वह इस पुस्तक की यात्रा में साथ चले, तो वह न केवल धन को समझेगा, बल्कि उसे अपने जीवन का सहयोगी बना सकेगा। अध्याय 2। इस अध्याय में लेखक पाठक को उस आंतरिक शक्ति से परिचित कराते हैं जो धन अर्जन की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है, मन की स्थिति। यह अध्याय केवल वित्तीय रणनीतियों की बात नहीं करता, बल्कि उस मानसिकता की खोज करता है जो व्यक्ति को भय, भ्रम और निष्क्रियता से मुक्त करती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि यदि तुम धन के खेल को जीतना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, जगाओ और उसे दिशा दो। मनुष्य के भीतर दो प्रकार की आवाजें होती हैं, एक जो कहती है तुम नहीं कर सकते, और दूसरी जो कहती है तुम्हें करना ही होगा। यह अध्याय उस द्वंद्व को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग धन के विषय में नकारात्मक विश्वासों से ग्रस्त होते हैं, जैसे धन बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, या मेरे लिए यह संभव नहीं। ये विश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेखक पाठक को चुनौती देते हैं कि वह इन विश्वासों को पहचाने, उनकी जड़ तक जाए और उन्हें बदलने का साहस करे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भय सबसे बड़ा शत्रु है। निवेश करने से पहले, योजना बनाने से पहले, यहाँ तक कि बचत शुरू करने से पहले भी व्यक्ति डरता है। कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं धोखा न मिल जाए, कहीं असफल न हो जाए। लेखक कहते हैं कि यह भय वास्तविक नहीं है, यह केवल कल्पना है, और कल्पना को बदलने के लिए विचारों को बदलना आवश्यक है। लेखक यह भी दर्शाते हैं कि आत्मविश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। जब व्यक्ति छोटे छोटे निर्णय लेता है, उन्हें निभाता है और परिणाम देखता है, तब उसका विश्वास गहराता है। यह अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि वह छोटे कदम उठाए, उन्हें निरंतरता से निभाए और अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करे। एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस अध्याय में यह है कि धन अर्जन की यात्रा केवल बाहरी नहीं होती, वह आंतरिक होती है। यदि व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट कर ले, अपने भय को पहचान ले और अपने विश्वासों को सशक्त बना ले, तो वह किसी भी रणनीति को सफल बना सकता है। लेखक कहते हैं कि रणनीति बाद में आती है, मानसिकता पहले आती है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि धन का खेल जीतने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को जगाना आवश्यक है। वह शक्ति जो कहती है मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। यही शक्ति व्यक्ति को उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ वित्तीय स्वतंत्रता
केवल एक लक्ष्य नहीं, एक जीवन शैली बन जाती है। अध्याय 3। इस अध्याय में लेखक पाठक को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं, एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। यह अध्याय आत्मचिंतन का निमंत्रण है। तुम धन क्यों चाहते हो, कितना चाहते हो और किस जीवन के लिए चाहते हो? लेखक कहते हैं कि जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी योजना केवल भ्रम ही रहेगी। यह अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन की शैली को समझे। वह किस प्रकार का जीवन जीना चाहता है, किस स्तर की स्वतंत्रता चाहता है और किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह यात्रा करना है, किसी के लिए परिवार की सुरक्षा और किसी के लिए केवल मानसिक शांति। लेखक पाठक को यह सिखाते हैं कि लक्ष्य केवल राशि नहीं होना चाहिए, वह एक अनुभव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे 5 लाख चाहिए, एक संख्या है, परंतु मुझे इतना धन चाहिए कि मैं हर वर्ष एक बार हिमालय की यात्रा कर सकूं, एक अनुभव है। यही अनुभव लक्ष्य को जीवंत बनाता है और उसे प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि लक्ष्य को केवल सोचने से नहीं, लिखने से स्पष्ट किया जा सकता है। लेखक पाठक को सुझाव देते हैं कि वह अपने वित्तीय लक्ष्य को लिखे, वर्ष, राशि, उद्देश्य और भावना के साथ। यह लेखन एक वचन की तरह होता है जो व्यक्ति को अपने मार्ग पर टिकाए रखता है। लेखक ये भी दर्शाते हैं कि लक्ष्य को चरणों में बांटना आवश्यक है। यदि तुम एक बड़ी राशि चाहते हो तो उसे छोटे हिस्सों में बांटो। मासिक बचत, वार्षिक निवेश और दीर्घकालिक योजना। यह विभाजन लक्ष्य को सरल बनाता है और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस अध्याय में यह है कि लक्ष्य केवल धन से नहीं जुड़ा होता, वह जीवन से जुड़ा होता है। लेखक कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लोगे तो धन स्वयं उसके पीछे आ जाएगा। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक संख्या नहीं, एक जीवन दृष्टि है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह प्रेरणा देता है कि वह अपने भीतर झांके, अपने सपनों को पहचाने और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यही स्पष्टता उस यात्रा की पहली सीढ़ी है जहां धन केवल साधन है और जीवन उसका उद्देश्य। अध्याय 4। इस अध्याय में लेखक पाठक को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां धन का खेल केवल समझने का नहीं, निभाने का होता है। अब जब लक्ष्य स्पष्ट हो चुका है और मानसिकता सशक्त हो चुकी है, तो अगला चरण है खेल के नियमों को सीखना। यह अध्याय एक गहन दृष्टि देता है उस व्यवस्था पर जिसमें निवेश, शुल्क, जोखिम और धोखे की परतें छिपी होती हैं। लेखक पाठक को सावधान करते हैं कि यदि तुम इन नियमों को नहीं समझोगे तो तुम उस जाल में फंस सकते हो जिसे वित्तीय संस्थाएं बड़ी चतुराई से बुनती हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग निवेश करते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके निवेश पर कितने प्रकार के शुल्क लगते हैं। ये शुल्क कभी स्पष्ट नहीं होते, वे छिपे होते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति की पूंजी को खा जाते हैं। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि हर निवेश से पहले यह जानना आवश्यक है कि उसमें कितनी लागत है, कितना जोखिम है
और कितना नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वित्तीय सलाहकार हमेशा तुम्हारे हित में काम नहीं करते। वे अक्सर उन योजनाओं की सिफारिश करते हैं जिनसे उन्हें अधिक कमीशन मिलता है। लेखक पाठक को यह चेतावनी देते हैं कि वह आंख मूंद कर किसी की बात न माने, बल्कि हर सलाह को परखे, समझे और अपने विवेक से निर्णय ले। यह अध्याय आत्मनिर्भरता की शिक्षा देता है, जहां व्यक्ति स्वयं अपने धन का संरक्षक बनता है। लेखक यह भी दर्शाते हैं कि निवेश केवल लाभ की बात नहीं है, वह जोखिम की समझ भी है। यदि तुम केवल लाभ के पीछे भागोगे तो तुम उस क्षण को नहीं देख पाओगे जब बाजार गिरता है और तुम्हारा धन डूब सकता है। यह अध्याय पाठक को सिखाता है कि जोखिम को समझना, उसे स्वीकार करना और उससे बचाव की योजना बनाना ही सच्चा निवेश है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस अध्याय में यह है कि वित्तीय खेल में जीतने के लिए केवल जानकारी नहीं, विवेक चाहिए। लेखक कहते हैं कि यदि तुम नियमों को समझ लोगे तो तुम उस खेल को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। यह अध्याय पाठक को यह प्रेरणा देता है कि वह हर निवेश से पहले प्रश्न पूछे, हर योजना को परखे और हर निर्णय को सोच समझ कर ले। अंततः यह अध्याय यह सिखाता है कि धन का खेल कोई रहस्य नहीं है, परंतु उसे समझने के लिए साहस चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और एक स्पष्ट दृष्टि चाहिए। लेखक पाठक को यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि वह इस अध्याय की शिक्षा को अपनाए तो वह न केवल अपने धन को सुरक्षित रख सकेगा, बल्कि उसे बढ़ा भी सकेगा, बिना किसी भ्रम, भय या धोखे के। अध्याय 5। इस अध्याय में लेखक पाठक को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां धन केवल सुरक्षित रखने की वस्तु नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने की प्रक्रिया बन जाती है। अब तक पाठक ने मानसिकता को समझा, लक्ष्य को स्पष्ट किया और नियमों को जाना। अब समय है उस धन को संरक्षित करने का, ताकि वह समय के साथ नष्ट न हो, बल्कि स्थिरता और सुरक्षा के साथ बढ़े। यह अध्याय उस गहराई को छूता है जहां धन केवल संख्या नहीं, एक उत्तरदायित्व बन जाता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग निवेश करते हैं, परंतु वे अपने पूंजी की रक्षा नहीं करते। वे जोखिम को समझे बिना योजनाओं में धन लगाते हैं और जब बाजार गिरता है तो घबराकर सब कुछ छोड़ देते हैं। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि धन की रक्षा केवल सावधानी से नहीं, रणनीति से होती है। लेखक कहते हैं कि यदि तुम अपने धन को दीर्घकालिक दृष्टि से देखोगे तो तुम उसे सुरक्षित भी रख सकोगे और बढ़ा भी सकोगे। इस अध्याय में विविधता की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। लेखक बताते हैं कि यदि तुम अपना पूरा धन एक ही स्थान पर लगाओगे तो जोखिम अधिक होगा, परंतु यदि तुम उसे विभिन्न क्षेत्रों में बांटोगे, जैसे भूमि, सोना, सरकारी योजनाएं और दीर्घकालिक निवेश, तो तुम किसी एक क्षेत्र की गिरावट से सुरक्षित रहोगे। यह विविधता ही सुरक्षा की कुंजी है। लेखक यह भी दर्शाते हैं कि पूंजी की रक्षा केवल बाहरी नहीं होती, वह आंतरिक भी होती है। यदि तुम लालच में आकर अत्यधिक जोखिम उठाओगे तो तुम अपने ही निर्णय से धन को खो सकते हो। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि संयम, धैर्य और विवेक ही वह गुण हैं जो धन को सुरक्षित रखते हैं। लेखक कहते हैं कि धन को बढ़ाना आसान है, परंतु उसे बचाना कठिन है, और यही कठिनाई व्यक्ति को सच्चा निवेशक बनाती है।
इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समय के साथ धन का मूल्य बदलता है। यदि तुम उसे केवल बचाकर रखोगे तो महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाएगी, परंतु यदि तुम उसे ऐसे स्थान पर लगाओगे जहां वह स्थिर लाभ देता रहे तो वह समय के साथ बढ़ेगा। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि सुरक्षा का अर्थ केवल स्थिरता नहीं, वह वृद्धि भी है, परंतु नियंत्रित और समझदारी से। एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस अध्याय में यह है कि धन की रक्षा केवल योजनाओं से नहीं होती, वह दृष्टिकोण से होती है। लेखक कहते हैं कि यदि तुम अपने धन को एक उत्तरदायित्व की तरह देखोगे तो तुम उसे केवल खर्चने की वस्तु नहीं, संरक्षित करने की धरोहर मानोगे। यही दृष्टिकोण व्यक्ति को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह प्रेरणा देता है कि वह अपने धन को केवल आज के लिए नहीं, आने वाले वर्षों के लिए सुरक्षित करे। वह उसे विविधता से बांटे, संयम से संचालित करे और धैर्य से बढ़ने दे। यही वह मार्ग है जहां धन केवल साधन नहीं, एक स्थायी शक्ति बन जाता है। अध्याय 6। इस अध्याय में लेखक पाठक को उस मोड़ पर लाते हैं जहां धन केवल सुरक्षित रखने की वस्तु नहीं रह जाती, बल्कि उसे बढ़ाने की प्रक्रिया बन जाती है। अब तक पाठक ने मानसिकता, लक्ष्य, नियम और सुरक्षा को समझ लिया है। अब समय है उस धन को गति देने का, उसे उस दिशा में प्रवाहित करने का जहां वह समय के साथ फलित हो सके। यह अध्याय निवेश की गहराई में प्रवेश करता है और पाठक को सिखाता है कि धन को कैसे बढ़ाया जाए, बिना लालच, बिना भय और बिना भ्रम के। लेखक बताते हैं कि निवेश केवल अमीरों का खेल नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो अपने भविष्य को संवारना चाहता है। परंतु निवेश का अर्थ केवल धन लगाना नहीं है, वह एक दृष्टिकोण है, एक दीर्घकालिक सोच है और एक धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश में सबसे बड़ा गुण है समय, जो धन को चक्रवृद्धि की शक्ति से बढ़ाता है। इस अध्याय में लेखक महान निवेशकों की रणनीतियों का उल्लेख करते हैं, उनकी सोच, उनके सिद्धांत और उनके धैर्य। वे बताते हैं कि सफल निवेशक कभी बाजार की चाल पर निर्भर नहीं रहते, वे अपनी योजना पर टिके रहते हैं, वे उतार चढ़ाव को स्वीकार करते हैं और दीर्घकालिक लाभ की ओर देखते हैं। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश में भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि भय और लालच ही सबसे बड़े शत्रु हैं। लेखक यह भी दर्शाते हैं कि निवेश के कई प्रकार होते हैं, भूमि, सोना, सरकारी योजनाएं, निजी कंपनियों के हिस्से और सामूहिक निवेश योजनाएं। हर प्रकार का निवेश अपने साथ एक विशेषता और एक जोखिम लाता है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश का चयन केवल लाभ के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य, समय और जोखिम सहनशीलता के आधार पर होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस अध्याय में यह है कि निवेश केवल धन बढ़ाने का साधन नहीं है, वह स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग है। लेखक कहते हैं कि यदि तुम नियमित रूप से सोच समझकर और धैर्यपूर्वक निवेश करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारा धन तुम्हारे लिए काम करेगा। यही वह अवस्था है जिसे वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं। अंततः यह अध्याय पाठक को यह प्रेरणा देता है
कि वह निवेश को केवल एक तकनीकी प्रक्रिया न माने, बल्कि एक जीवन दृष्टि बनाए। वह अपने धन को उस दिशा में प्रवाहित करे जहां वह समय के साथ बढ़े, फलित हो और अंततः उसे उस जीवन तक पहुंचाए जिसे वह जीना चाहता है। यही वह निवेश है जो केवल धन नहीं देता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी देता है। अध्याय 7। इस अध्याय में लेखक पाठक को उस मोड़ पर लाते हैं जहां धन केवल अर्जन और निवेश का विषय नहीं रह जाता, बल्कि उसकी रक्षा और स्थायित्व की योजना बन जाती है। यह अध्याय बीमा की अवधारणा को गहराई से समझाता है, एक ऐसी व्यवस्था जो अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षा की भावना देती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि बीमा कोई डर का व्यापार नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता का निर्णय है। पाठक को यह बताया जाता है कि जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो सकता है। बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु या प्राकृतिक आपदा। इन क्षणों में यदि व्यक्ति के पास कोई सुरक्षा नहीं होती, तो उसका पूरा वित्तीय ढांचा बिखर सकता है। यही वह स्थिति है जहां बीमा एक ढाल बनकर खड़ा होता है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि बीमा केवल एक दस्तावेज नहीं, एक मानसिक शांति है। लेखक जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा और दुर्घटना बीमा की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि हर प्रकार का बीमा एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है। जीवन बीमा परिवार की सुरक्षा है, स्वास्थ्य बीमा शरीर की रक्षा है, संपत्ति बीमा घर और व्यवसाय की सुरक्षा है और दुर्घटना बीमा अचानक संकट से राहत का माध्यम है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि बीमा का चयन केवल प्रीमियम के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी आवश्यकता, कवरेज और विश्वसनीयता के आधार पर होना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बीमा को अक्सर लोग अनदेखा करते हैं, या तो उसे व्यर्थ समझते हैं या केवल एक औपचारिकता मानते हैं। लेखक इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि बीमा वह आधार है जिस पर व्यक्ति अपने भविष्य की योजना बना सकता है, बिना भय, बिना असमर्थता। यह अध्याय पाठक को यह प्रेरणा देता है कि वह बीमा को एक निवेश की तरह देखे, जो संकट के समय सबसे बड़ा लाभ देता है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस अध्याय में यह है कि बीमा केवल व्यक्ति की नहीं, उसके पूरे परिवार की सुरक्षा है। लेखक कहते हैं कि यदि तुम अपने प्रियजनों की चिंता करते हो, तो बीमा तुम्हारा पहला उत्तरदायित्व होना चाहिए। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन की उपलब्धता नहीं, उसकी स्थायित्व और सुरक्षा भी है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह समझाता है कि बीमा कोई डर नहीं, एक निर्णय है। वह निर्णय जो व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है, योजना की शक्ति देता है और जीवन की अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता देता है। यही वह दृष्टिकोण है जो धन को केवल साधन नहीं, एक संरक्षक बना देता है। अध्याय 8। इस अध्याय में लेखक पाठक को उस जीवन काल की ओर ले जाते हैं जहां कमाई की गति धीमी हो जाती है, परंतु आवश्यकताओं की गहराई बढ़ जाती है। यह वह अवस्था है जिसे हम सेवानिवृत्ति कहते हैं, एक ऐसा समय जहां व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना होता है, बिना नियमित आय के। यह अध्याय पाठक को सिखाता है कि सेवानिवृत्ति कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, परंतु
केवल तब जब उसकी तैयारी समय रहते की गई हो। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति को केवल एक दूर की चिंता मानते हैं। वे सोचते हैं कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा, परंतु यही सोच उन्हें उस अवस्था में असहाय बना देती है। यह अध्याय पाठक को यह चेतावनी देता है कि सेवानिवृत्ति की तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति युवा हो या अधेड़। इस अध्याय में लेखक विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हैं, जैसे पेंशन, भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना और दीर्घकालिक निवेश। वे बताते हैं कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल धन जमा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो व्यक्ति को वृद्धावस्था में सम्मान और स्वतंत्रता दे सके। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि सेवानिवृत्ति की योजना केवल राशि नहीं, जीवन शैली की योजना है। लेखक यह भी दर्शाते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद खर्च कम नहीं होता, बल्कि बदल जाता है। चिकित्सा, देखभाल, यात्रा और पारिवारिक उत्तरदायित्व, ये सब उस अवस्था में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए योजना बनाते समय केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह अध्याय पाठक को यह प्रेरणा देता है कि वह अपने भविष्य को गंभीरता से देखे और उसे सशक्त बनाए। एक महत्वपूर्ण शिक्षा इस अध्याय में यह है कि सेवानिवृत्ति की तैयारी केवल धन की नहीं, मानसिकता की भी होती है। लेखक कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाए रखे तो सेवानिवृत्ति एक नई रचना बन सकती है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि धन के साथ साथ समय का उपयोग भी महत्वपूर्ण है और दोनों की योजना साथ साथ होनी चाहिए। अंततः यह अध्याय पाठक को यह समझाता है कि सेवानिवृत्ति कोई बोझ नहीं, एक अवसर है। वह अवसर जो व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभवों को जीने, बांटने और सहेजने का समय देता है। परंतु यह अवसर तभी फलित होता है जब उसकी आर्थिक नींव मजबूत हो। यही वह शिक्षा है जो इस अध्याय में गहराई से रची गई है कि भविष्य की स्वतंत्रता आज की समझदारी से आती है। अब जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है, तो एक गहरी सांस भीतर से उठती है। क्या हमने धन को समझा या केवल उसे पाया? मनी मास्टर द गेम की यह यात्रा केवल 7 चरणों की नहीं थी, यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। हमने देखा कि धन का खेल केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी है। हमने जाना कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सोच, एक दृष्टिकोण और एक निरंतर अभ्यास है। इस ग्रंथ ने हमें सिखाया कि धन अर्जन से पहले मानसिकता बदलनी होती है। भय, भ्रम और निष्क्रियता को छोड़कर आत्मविश्वास, स्पष्टता और साहस को अपनाना होता है। हमने जाना कि लक्ष्य केवल राशि नहीं, जीवन की गुणवत्ता है। हमने सीखा कि नियमों को समझे बिना कोई भी योजना अधूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये महसूस किया कि धन केवल संग्रह की वस्तु नहीं, सेवा का साधन है। हर अध्याय एक दीपक था जो अंधकार को नहीं, भ्रम को मिटाता है। लेखक ने हमें यह विश्वास दिलाया कि चाहे हमारी आय कितनी भी हो, चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी साधारण हो, हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, यदि हम जागरूक हों,
शिक्षित हों और सक्रिय हों। यह उपसंहार केवल एक समापन नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक आह्वान कि अब तुम अपने जीवन के वित्तीय निर्णयों को केवल संख्या नहीं, मूल्य के आधार पर लो। अब तुम अपने धन को केवल खर्चने की नहीं, बढ़ाने और बांटने की दृष्टि से देखो। अब तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो कहती है, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। अब यह पुस्तक समाप्त नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर शुरू होती है, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी योजनाओं में और तुम्हारे सपनों में। धन अब केवल जेब में नहीं, सोच में है, और सोच अब केवल विचार नहीं, क्रिया है।